फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंशिका आहूजा। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये है चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपने इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। आज आप सुन लीजिए कि अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आगे चल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप सीए इंटर कर रहे हो, सीए में इंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ये चैप्टर मिलने ही वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। ये सिर्फ चैप्टर ये यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, आगे की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आई हैव गिवन यू इन माय फाइल। ये मार्जिनल कॉस्टिंग फाइल में लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट मैं कहूँगी भाई मैं 1000 यूनिट्स बनाती हूँ प्रोडक्ट का। आज 1000 यूनिट्स बनाए हैं, कल भी 1000 यूनिट्स बना रही हूँ, परसों भी 1000 यूनिट्स बना दिए। अचानक से 3 दिन के बाद मुझे 2000 यूनिट्स का ऑर्डर मिल गया। तो जो 2000 यूनिट्स के ऑर्डर मिलेंगे तो मैं सोचूंगी भाई 2000 यूनिट्स बनाऊंगी तो मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो अगर मैंने 1000 के ऊपर एक भी एडिशनल यूनिट बना दिया तो उस पर मुझे कॉस्ट कितनी लगने वाली है, तो वो मुझे बताएगा मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट में डिफाइन करते हैं कि जब भी आप एक एडिशनल यूनिट बनाते हो, जितने भी आप यूनिट्स बनाते हैं उसके ऊपर एक एडिशनल यूनिट बना दिया तो उसकी कॉस्ट को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। दस मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट चेंजेस when there is a change in output by 1 unit। अगर मैंने 1000 यूनिट्स बनाए हैं और उस पर 1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है तो 1000 एक यूनिट जो मैं बनाऊंगी तो 1 लाख के ऊपर जो भी टोटल कॉस्ट मेरी चेंज हुई तो उस कॉस्ट को कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट होती है भाई वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। आप कितनी भी एक्टिविटी बढ़ा दो, 1000 की यूनिट्स के ऊपर 2000 बना दो, 2000 के बाद 3000 बना दो, कितनी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाए लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ क्या है भाई, डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर दो, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दो, वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो और ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड कर दो। ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड में भी ये सब होते हैं लेकिन वो फिक्स्ड होता है, ये वेरिएबल है। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या ऐड होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट में सब सारे वेरिएबल डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐड होंगे। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या होती है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट। जो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स होंगे ना वो ही सब सारे चार्ज होंगे कॉस्ट यूनिट्स में। यानी जब भी आप कॉस्ट की यूनिट्स का जो भी कॉस्ट निकालोगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज होने वाले हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट को एट्रीब्यूट करेंगे हम लोग रिलेवेंट पीरियड में, जिस साल में खर्चा हुआ है राइट ऑफ कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। कैसे, अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ये लेस होता है उस साल के पीरियड पे। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में तो फिर क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट की तरह मानते हैं। ध्यान देना, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं और ये आपको ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अब जब मैंने आपको समझाया कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर टेक्निक है तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के और क्या नाम होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में।
मार्जिनल कॉस्टिंग को कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी कहा जाता है, इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करता है, फिक्स कॉस्ट को ये पीरियड कॉस्ट की तरह मानता है और ये कहता है कि जितने भी आउटपुट आपने बढ़ा दिए फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, इसे कंपैरेटिव कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो आ जाइए अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की तरफ। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ये टाइपिंग एरर मान के चलिए। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है भाई? मेथड ऑफ कॉस्टिंग उस पर अप्लाई होता है जब आप एक कॉस्ट की असरटेनमेंट एक प्रोडक्ट की असरटेन करना चाहते हो कि कॉस्ट कितनी लगे, आप डिटरमाइन करना चाहते हो, आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप एक मेथड इस्तेमाल करोगे। ये एक सिस्टम है जहाँ पे आप कॉस्ट को असरटेन करते हो, जितनी भी प्रोडक्शन हुई, जितने भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज यूज़ करती है डिफरेंट तरीके के मेथड्स बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन। वो जिस तरीके का बिजनेस कर रही है वो अलग अलग तरीके से मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई करेगी। अब कौन से मेन मेथड्स होते हैं? तो पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में, शिप बिल्डिंग में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? तो बैचेस में अप्लाई होगा। दवाइयाँ बनाने के लिए, फुटवेयर इंडस्ट्री में, चप्पल, सैंडल, शूवेयर, जो भी वो बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे बैचेस में बनते हैं, तो ये बैच कॉस्टिंग वहाँ पे मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। आपको तो पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, जो शायद मैं इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ। और आज आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं अगर यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट करवा रही हूँ, तो थियोरेटिकल पार्ट जो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ इसके बाद मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट करवाऊँगी। वहाँ पे मैं पहले इजी से लेके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स तक भी सब सारे करवाने वाली हूँ। वो भले आप कौन सा भी कोर्स कर लो, आपको कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स काम आएंगे। अब आ जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होगा जहाँ पे एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर है, केमिकल्स का सेक्टर है, या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आ गए हैं चौथे मेथड ऑफ कॉस्टिंग में, जो है यूनिट कॉस्टिंग। अब ये यूनिट कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? तो ऐसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होगा जहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे सीमेंट ही बनेगी। ब्रिक इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पे ब्रिक्स ही बन के तैयार होगी। तो यूनिट कॉस्टिंग वहाँ पे अप्लाई होगा। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, हॉस्पिटल बेड्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल का कमरा मिल रहा है, आप वहाँ पे चार्जेस भर के आते हो, आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। हमें किसी तरीके के गुड्स नहीं अप्लाई होते, गुड्स नहीं मिलते। होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हम होटल में जाके रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, बिल भर के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होगा उसे कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के वीडियो बना दिया है, 2 वीडियो बना दिए। प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीचिंग कैसी है। अगर आपको अच्छा लगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वीडियो और ये भी वीडियो मार्जिनल कॉस्टिंग का, तो प्लीज़ आप कमेंट लिखिए और व्यू कीजिए सारा का सारा वीडियो। मैं गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं होप कर सकती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगे और आपको मेरा टीचिंग मेथड पता समझ में आएगा। अगर आपको और भी कुछ होप है कि मैं और कुछ करवाऊँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में डाल दीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो मेरा, तो मुझे लगेगा कि जो मैंने मेहनत की है वो सबको उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। इस पे वीडियोस भी मैंने बना दिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होगा? तो जहाँ कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होगी, लार्ज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन होगी, स्काई वॉक बनेगा, जैसे आज नरेंद्र मोदी सर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने मंडपम बनाया था, तो वो भी इसमें ही आएगा। तो जो भी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के देगी वो एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई करेगी, जहाँ पे वो देखेगी कि मैंने अगर इस प्रोजेक्ट में, मैंने इस बिल्डिंग बनाने में इतने पैसे लगाए हैं तो उसमें से प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होगा। अब आ जाते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। तो मल्टीपल कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होगा? मल्टीपल कॉस्टिंग यानी डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स आर कंबाइंड।
यानी एक से ज़्यादा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो अप्लाई करेगी इंडस्ट्री, वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होगा। तो ये कौन से इंडस्ट्रीज में होगा? ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। चलो हमने देख लिया मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और जो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अगर मैंने टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग आपको कहा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। इसके लिए मैं अभी आपको डिफरेंशिएशन बता रही थी कि अगर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग है तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। तो अगर मेथड ऑफ कॉस्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि अगर इंडस्ट्रीज मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई कर रही है तो क्यों करती है? क्योंकि वो कॉस्ट को असरटेन करना चाहती है। कॉस्ट को असरटेन करना चाहती है कि भाई इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे जितना भी खर्चा हुआ वो कितना हुआ है, तो वो मेथड अप्लाई करती है। लेकिन टेक्निक फिर क्यों अप्लाई होती है? टेक्निक एक टूल है, क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सम टेक्निक्स जो अप्लाई होती है, तो पहली टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हमारा ये चैप्टर भी चल रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करेगा? तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ध्यान देना, ये टेक्निक है, नॉट ये मेथड नहीं है। तो मेथड मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर होगा वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, वाइल ट्रीटिंग फिक्स कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक ही बार खर्चा होगा, irrespective of units produced and sold, fixed cost will remain same. Here are some examples of marginal costing. नोटबुक प्रोडक्शन, आप नोटबुक प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 नोटबुक्स बना रहे हो, जिसकी कॉस्ट लग रही है 1000 रुपया। अगर आपने एक भी नोटबुक एक्स्ट्रा बना दी तो टोटल कॉस्ट में अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये का अंतर आया उसे कहेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि ये क्यों आया? क्योंकि आपने एक एडिशनल यूनिट बनाया है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। ब्रेड प्रोडक्शन में भी मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, क्योंकि ब्रेड प्रोडक्शन में अगर आप लोव्स ऑफ ब्रेड बना रहे हो, यानी ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं ना, उसके लोव्स, उसको पहले स्लाइसेस को काटा जाता है, उससे पहले वो लोव्स बनते हैं। एक ब्रेड जैसे ब्रिक कैसे बनती है वैसे एक ब्रेड बनाई जाती है। तो 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड बन रहा है जिसकी कॉस्ट लग रही है 1000 रुपया। अब अगर एक 100 लोव्स एक्स्ट्रा बना दिए तो उसकी कॉस्ट में अंतर आ गया 150 रुपये का। तो जो 150 रुपया है वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट है लेदर जैकेट प्रोडक्शन। तो वहाँ पे भी यही होगा, अगर आपने कोई भी लेदर जैकेट्स बनाए, एक्स्ट्रा आपने जो भी लेदर जैकेट्स बनाए हैं, वहाँ पे जो भी कॉस्ट एडिशनल लगेगी वो कहलाएगी मार्जिनल कॉस्ट। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था ज्वेलरी प्रोडक्शन का। ज्वेलरी प्रोडक्शन में अगर बीड्स वगैरह हम लोग डालते हैं ब्रेसलेट बनाने में, नेकलेस बनाने में, तो स्ट्रिंग और बीड्स का जो भी हम लोग का खर्चा होता है, स्ट्रिंग यानी प्लास्टिक की, अगर आपने धागे का इस्तेमाल किया या प्लास्टिक इस्तेमाल किया ब्रेसलेट बनाने में, आजकल हम लोग बच्चों को देखते हैं ना ब्रेसलेट पहनते हैं, या हम लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, नेकलेस हम लोग पहनते हैं, तो जो भी नेकलेस या ब्रेसलेट बनाने में खर्चा लगेगा, अगर वो एडिशनल यूनिट हम लोग ने एक बना दिया, ब्रेसलेट बना दिया, नेकलेस बना दिया, तो एडिशनल यूनिट में जो भी खर्चा लगेगा उसे कहेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट चेंजेस। कॉस्ट कैसे बदलती है? अगर प्रोडक्शन में आप एक एडिशनल यूनिट बना देते हो तो ये हम लोग को हेल्प करेगा प्राइसिंग करने के लिए और रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए, यानी एक दूसरे में डिवाइड करने के लिए। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। ये भी भाई ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करता है। क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, असरटेन करने के लिए यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं विजेट प्रोडक्शन में। कंपनी डेट मेक्स विजेट्स माइट हैव ए फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ पे उसको फिक्स ओवरहेड होगा, पे 20,000 रुपया खर्चा होता ही है। लेकिन अगर वो 10,000 विजेट्स बनाते एक मंथ में, दे वुड असाइन, क्या करेगा? 20,000 डिवाइड बाय 10,000 कर देगा। वो बोलेगा एक विजेट के पीछे मुझे 2 रुपया फिक्स ओवरहेड का खर्चा है। लेकिन एक भी अगर विजेट एक्स्ट्रा बना तो इफ ईच, अगर वो बोले कि ईच विजेट ऑल्सो कॉस्ट ₹5 फॉर मटीरियल एंड लेबर, अब 5 रुपया अगर मटीरियल और लेबर को खर्चा दे दो, फिक्स ओवरहेड का 2 रुपया दे दो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी अगर फिक्स ओवरहेड भी वो लोग साथ में ले रहे हैं तो क्या होगा? कॉस्ट पर विजेट क्या होगा? 7 रुपीज़। ठीक है। अब आ जाते हैं मेडिकेशन प्रोडक्शन पे। मेडिकेशन प्रोडक्शन भी क्या करता है? मेडिसिन बनती है ना जो, तो वो मेडिसिन जो बैच कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि बैचेस में बनते हैं। तो बैच में 2000 यूनिट्स बने, क्या खर्चा हुआ? मटेरियल पे 40,000 लगा, वर्कर को लेबर को दिया 20,000 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट का 15,000, फिक्स कॉस्ट का 50,000। तो टोटल में हम लोग अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्टिंग को भी हम लोग
कंसिडर करके ही आगे बढ़ेंगे। तो इस पर खर्चा कितना होगा, 1.25 लाख रुपया खर्चा हो गया। अपैरल प्रोडक्शन में देख लो, अपैरल प्रोडक्शन में मटेरियल लेबर का खर्चा भी आएगा और इस पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ होती है, तो इसमें भी फिक्स ओवरहेड का खर्चा ऐड होगा। अब आ जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, अलोकेट करते हैं ओवरहेड्स को। ये एब्जॉर्प्शन टेक्निक क्या करती है, अलोकेट करती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स को, कॉमन एक्सपेंसेस को, बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी ड्राइव करने के लिए कॉस्ट, इंप्रूव करने के लिए एक्यूरेसी। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या क्या है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एलोकेट करती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, यानी हमको लाइट का बिल आता है ना घर पे जैसे, तो उनका भी तो बिल आता होगा ना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का, तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते थे। भाई इसका इतना खर्चा लगा, चलो हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 5 प्रोडक्ट्स में कितने घंटे मशीनरी यूज़ हुई, जिसमें ज़्यादा यूज़ हुई उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट की ज़्यादा लगेगी, तो उसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देख लेते हैं हम लोग की फाइल में क्या लिखा हुआ है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलोकेटिंग इट्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अलोकेट करती है भाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को अलोकेट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अलोकेट करके, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अलोकेट करती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मशीन अवर्स। अभी मैंने कहा ना कि जितना मशीन जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे मशीन अवर्स के हिसाब से देखेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का खर्चा बता देगी। मशीन अवर्स क्या होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, बहुत सिंपल है, कॉस्ट ड्राइवर है। ये क्या करता है, कॉस्ट को ड्राइव करता है, जहाँ पे मशीन अवर ज़्यादा लगेंगे उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होगा। और इसकी मीनिंग क्या होगी, प्रोडक्ट रिक्वायरिंग मोर मशीन टाइम वुड बी अलोकेटेड अ लार्जर पोर्शन। चलो मेरा 5,000 रुपया खर्चा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, मेरे पास क्या है 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक में दे दूंगी 1,000 क्योंकि कम लगा मेरा मशीन अवर्स, दूसरे में दे दूंगी 3,000 क्योंकि ज़्यादा लगा मशीन अवर्स, और तीसरे में भी कम लगा तो मैं दे दूंगी 3 और 1 4,000 तो बढ़ गया, 1,000 बचेगा तीसरे प्रोडक्ट के लिए। तो ये लार्जर पोर्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगा वो वहाँ पे ज़्यादा लगेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मशीन अवर्स पे ज़्यादा खर्चे ले हुए, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या कहलाएगा, मशीन अवर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में की पॉइंट्स क्या है अबाउट दिस एग्जाम्पल। कॉस्ट पूल क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट पूल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, मशीन आवर्स। देख लो भाई एक बार, कॉस्ट पूल होगा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ने के लिए भी प्लीज़ समझ लेना कि अगर मैं आपको ये चैप्टर में अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, एटलीस्ट अगर आपके ये कौन से भी कोर्स में ये नहीं भी आ रहा है तो नॉलेज तो होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं कहती हूँ, मैं रियल अपनी लाइफ में, जब हम लोग लाइफ में काम करते हैं, वो बोलते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करके काम कर रहे हो, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, हम कौन सा टेक्निक अप्लाई करके काम कर रहे हो, तो हम मेथड और टेक्निक को तो सेम मानते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी मीनिंग डिफरेंट है। तो आ जाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिनेरियो में कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर्स को। कॉस्ट पूल क्या होगा, जब हम लोग ने ऊपर देखा ना कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करना है, तो हम लोग ने कॉस्ट पूल माना था इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर माना था मशीन अवर। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पूल और क्या हो सकता है, मशीन सेटअप हो सकता है, मटीरियल हैंडलिंग हो सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो सकता है, और मशीन ऑपरेशंस भी हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के लिए कहा था। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, इसके ऊपर ही बेस होगा ना कॉस्ट ड्राइवर, तो नंबर ऑफ सेटअप्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मटेरियल मूव हुआ है जितनी बार, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हुए हैं जितनी बार, और मशीन अवर्स कितने इस्तेमाल हुए हैं प्रोडक्ट बनते समय। तो ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं कि भाई कॉस्ट ड्राइवर जो हम लोग ने निकाला ना, कॉस्ट ड्राइवर क्या निकला, कॉस्ट पूल था इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर था मशीन अवर। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, इफ़ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 10,000, अगर 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है और मशीन अवर्स लग रहे हैं 2,000 रुपये, तो रेट कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होगा, 10,000 डिवाइड बाई 2,000 दैट इज़ 5 रुपीज़ पर मशीन अवर मेरा लग गया। तो एक प्रोडक्ट के पीछे जितने भी मशीन अवर्स लगे होंगे, मशीन अवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो हम लोग को मिल जाएगा कि एक प्रोडक्ट के पीछे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी गई होगी। तो ये यहाँ पे वही किया हुआ है,
अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर है टीवाई बीकॉम में। ये आपको बीवीआई में भी है, ये आपको बैप में भी है, ये सीए इंटर में आएगा, ये एमबीए में आएगा, ये एमकॉम में आएगा। जहाँ कहीं पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो जरूरी आएगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है भाई? स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ स्टैंडर्ड तो बनाओ, आपसे कोई कंपेयर कैसे कर सकेगा? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही है, यानी आपने कॉस्ट में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि इस कॉस्ट पे मेरा इतना ही लगने वाला है। अगर आपने ये बोल दिया कि मेरा इतना ही लगने वाला है, यानी आपने क्या किया? प्री डिटरमाइन कर लिया। प्री डिटरमाइन कर लिया तो यूजेस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एज ए बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क भी तो एक स्टैंडर्ड होता है ना। ये क्या करने के लिए होता है? एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक टॉय मैन्युफैक्चरर है, सेटिंग करता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक टॉय की कितनी लगने वाली है। अब वो प्री डिटरमाइंड अमाउंट कर लेता है, चलो भाई मेरी इतनी ही कॉस्ट लगेगी। कैसे लगेगी? तो प्लास्टिक मटेरियल मेरा यूज़ होगा एक खिलौना बनाने में के लिए 50 रुपये लगेंगे। पेंटिंग करेंगे ना उस खिलौने की तो 20 रुपये लग जाएंगे। लेबर का खर्चा कितना होगा? 1 घंटा अगर लेबर ने काम पे गया तो 100 रुपये पर आवर का लेगा। रिजल्टिंग इन क्या होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट वो फिक्स कर रहा है कि मेरा एक टॉय मैन्युफैक्चर होके 170 रुपये का मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो जब उसे एक्चुअल प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, ध्यान देना मैंने तो अभी नीचे आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं बताई है। अगर 170 रुपया उसे प्री डिटरमाइंड का भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, 170 रुपये में एक खिलौना मेरा बनना चाहिए। तो 170 में अगर एक खिलौना बनना चाहिए तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 200 हो रहा है, 200 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, ये क्या हुआ भाई? मेरा जो टारगेट था यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड बना के रखा था ना वो अचीव ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? वेरिएंस जो निकला है, जो डिफरेंस निकला है एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में, तो वो हो गया 30 रुपये का। तो ये 30 रुपया क्या है? वेरिएंस है और ये अनफेवरेबल है, यानी ये नेगेटिव है। अगर यही 170 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने स्टैंडर्ड रखा होगा एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये कैसे बन के तैयार होता? अगर ये बन के 150 में तैयार हो जाता ना, जो 20 रुपये का डिफरेंस होता ना वो फेवरेबल होता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आज शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मुझे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग तक ही ख़त्म करना होगा इस वीडियो को, और आगे मैं बढ़ूँगी तो फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी थियोरेटिकल पार्ट। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स करने से पहले थियोरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने थियोरेटिकल पार्ट को समझ लिया ना तो आपका आधा डर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब की पॉइंट्स क्या होंगे? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, इसमें वेरिएंस होता है, यानी आप डिफरेंस निकालते हो एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगने वाली है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपके स्टैंडर्ड से कम हुई तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल, यानी पॉजिटिव निकला आपका। लेकिन यही एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या होगा? अनफेवरेबल। तो क्या मैं यहाँ पे इसको बदल दूँ क्या? तो बदल देती हूँ। नहीं भाई, ये तो डिफरेंट ही हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है तो अनफेवरेबली रहने देती हूँ। अनफेवरेबल की मीनिंग फिर से मैं बता देती हूँ कि अनफेवरेबल क्या है? जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट से, यानी जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे कहेंगे अनफेवरेबल। अनफेवरेबल यानी आपको डिफरेंस ज़्यादा मिला और आपको नुकसान हो गया। अब मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स दिए कार मैन्युफैक्चरर के। कार मैन्युफैक्चर टायर्स प्रोड्यूस करते हैं, इंजन कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, पेंट का खर्चा होता है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर का खर्चा होता है। सेट करते हैं कितना खर्चा होके एक कार मैन्युफैक्चर हो जाएगी। बेकरी में हम लोग ब्रेड बनाते हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं। आटा खर्चा होता है, यीस्ट सप्लाई होता है, बेकर्स का लेबर का खर्चा होता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वहाँ पे भी फिक्स होती है। अब आ जाते हैं बजटरी कंट्रोल, एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है बजटरी कंट्रोल। बजट अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी ये सोचूंगी कि आगे चल के मेरा खर्चा कितना होने वाला है।
यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को विथ बजटेड फिगर्स टू कंट्रोल कॉस्ट। कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को एग्जाम्पल बजटेड कंट्रोल में है कि कंपनी मॉनिटर करती है, एडजस्ट करती है पूरे के पूरे साल में, इंश्योर करने के लिए कि जो भी उन्होंने कॉस्ट फिक्स की है, कॉस्ट इनकर की है, वो बजट से मैच करें। टाइप्स ऑफ बजट कौन से हो सकते हैं? तो इंक्रीमेंटल बजट होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजट, वैल्यू प्रोपोजिशन एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग पे, जिसे कहेंगे हम लोग टारगेट कॉस्टिंग। डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट बेस्ड ऑन मार्केट ड्राइवन प्राइसेस, मार्केट में क्या चल रहा है, अचीव करने के लिए डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? एक मेथड है दैट हेल्प्स कंपनीज डिटरमाइन द मैक्सिमम कॉस्ट दे कैन इनकर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हाइल स्टिल मेकिंग अ प्रॉफिट। इट्स यूज इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, यूज होंगे टारगेट कॉस्टिंग डिज़ाइन स्मार्टफोन, डिज़ाइन करने के लिए एक कार को बिलो टारगेट प्राइस। भाई इसमें क्या होगा, मार्केट को देख के अपनी टारगेट फिक्स करेंगे कि मार्केट में अगर मेरा प्रोडक्ट चलना चाहिए ना, तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कम होना चाहिए, तब ये प्रोडक्ट चलेगा। अगर मस्कारा लगाते हैं, गर्ल्स लगाती हैं मस्कारा इस पर, तो वो मार्केट रिसर्चिंग के हिसाब से यूज़ होता है कि कस्टमर्स कितना पे कर सकेंगे सर्टन अमाउंट ऑफ मस्कारा, एंड देन यूज दैट फॉर इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए कि टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एक मस्कारा बनाने के लिए। शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू की भी डिमांड को देख के टारगेट प्राइस यूज़ होगी। होम्स बिल्ड करने के लिए आज तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग में भी टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई होगा। किस बात के लिए अप्लाई होगा? मैनेज करने के लिए कॉस्ट वाइल बिल्डिंग होम्स। अब ये था टारगेट कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या करती है? ये कंसिडर करती है कॉस्ट इनकर थ्रू आउट प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्पोजल, निकाला जाए, प्रोडक्ट को बेचा जाए। कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का? इट इज़ कंपेयरिंग द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कंपेयर करो टू डिफरेंट कार ऑप्शंस का ओवर देयर लाइफ टाइम, वेयर यू वुड कंसिडर द इनिशियल परचेज प्राइस। इनिशियल परचेज प्राइस को कंसिडर करेंगे, फ्यूल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितने लगने वाले, इंश्योरेंस का खर्चा कितना हुआ, इवेंचुअल रीसेल वैल्यू कैसे होगा। जब मैं ये कार को, अगर दो कार ऑप्शन को बोल रही हूँ, तो दोनों कार में से जिस कार को मैं बेच दूँगी, दोनों कार को मैं बेच दूँगी, तो रीसेल वैल्यू में भी कितना पैसा मुझे ज़्यादा मिल रहा है। अलाउइंग यू टू सी विच ऑप्शन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव, यानी किस में पैसे मुझे कम लिखने वाले हैं लॉन्ग रन में। इवन अगर अपफ्रंट कॉस्ट, यानी मेरा ज़्यादा मैं अपफ्रंट कॉस्ट पे बेच रही हूँ, एक कार को मैंने खरीदा 15 लाख में, दूसरे कार को खरीदा मैंने 25 लाख में, तो अपफ्रंट कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी, तब भी मुझे देखना है कि पूरी ज़िंदगी भर में लाइफ साइकिल कॉस्ट यानी लाइफ भर में उस कार पे मुझे खर्चा कितना ज़्यादा होने वाला है। तो की पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे? इनिशियल कॉस्ट पे होगा ध्यान, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे यानी रेगुलर मेंटेनेंस, फ्यूल का खर्चा, डीजल पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा कार का, डिस्पोजल कॉस्ट यानी ये कॉस्ट अगर एसोसिएट होगी सेलिंग के टाइम पे मुझे किसी को कमीशन देनी पड़ेगी, या तो कार को रीसाइकिल करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ये सारे खर्चे होंगे। अनदर एग्जाम्पल मैंने दिया है, कंपेयरिंग करेंगे एक ऑफिस इक्विपमेंट को, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट टाइप टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग टेक्निक है, फोकस करती है कंटिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन पे, एफिशिएंसी इम्प्रूव करके, स्टैंडर्ड्स बना के। काइजन कॉस्टिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है कि रिड्यूस करने के लिए कॉस्टिंग। इट कैन बी यूज कहाँ पे होगा? मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव करो एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज करो प्रोसेसेस ताकि वेस्टेज कम हो। वेस्टेज कम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा इंडस्ट्रीज़ को। एग्जाम्पल क्या है? रिड्यूसिंग मटीरियल वेस्ट, वही कहा कि वेस्ट को रिड्यूस करो, अननेसेसरी मटीरियल्स को एलिमिनेट करो, इम्प्रूव करो एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज करो प्रोसेसेस को। क्योंकि अगर मैं आज एक बिस्किट भी खा रही हूँ, कल मैंने 2 महीने के बाद भी वो बिस्किट खाया तो मुझे स्वाद से मिलेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तरीके से बनता है। तो प्रोडक्ट को जब हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से बनाते हैं तो उसमें एरर्स नहीं होंगे, क्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से बनेगा। रीडिज़ाइनिंग प्रोसेसेस, अगर आपको प्रोसेस को बदलना है, इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को,
ताकि ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिड्यूस हो सके। ऑप्टिमाइज़ करो इन्वेंट्री लेवल्स को, मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम्स, इम्प्लीमेंटिंग क्विक चेंज टूलिंग एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर। काइजेन कॉस्टिंग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? वही है जो ऊपर लिखा हुआ था, ये सेम ही तरीके का टाइप हो गया है। एक बार ये अपॉर्चुनिटी दो कि इसको एक बार चेक कर लो, पढ़ लो। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट हम लोग के वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या अंतर है। तो अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना बन जाए, आप भी बोर हो जाओगे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग का। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ डाल दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डालिए। और अगर आपको और कोई वीडियोस देखने हैं रिलेटिंग टू सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन टैक्सेशन, देन आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो देखने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए। कमेंट्स में डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है, जिसके वीडियोस मैं बना सकूं और आपको मेरी तरफ से बेनिफिट हो सके। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। आगे मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, जहाँ पे मैं आपको और भी मटेरियल जो भी है, ब्रेक इवन चार्ट, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, कॉस्ट CVP एनालिसिस, ये सब सिखाने वाली हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस जल्द से जल्द बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।